हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सिलेबर चैनल पर। आज हम जो है डीडीयू के पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर के थर्ड पेपर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसके तहत आज हम लोग मंचूरिया संकट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिर से जा कर के जो हमारा सीरीज है बैक में जिसको अपलोड कर दिया गया है आप लोग वहाँ से देख लें, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस थर्ड पेपर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के मंचूरिया संकट पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ? तो रूस और जापान के बीच युद्ध जो है आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 1905 ईस्वी में ही भारत में जो है एक कंपेरिजन करें तो 1905 ईस्वी में ही भारत में जो है बंगाल और भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जापान ने किसके बल पर रूस जैसे महाशक्ति को पराजित किया? जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो रूस था वह जापान से ज़्यादा एरिया में, सेना में, कई क्षेत्रों में अधिक पावरफुल था, फिर भी जापान ने किस आधार पर हरा दिया? तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपका आंसर पहला है उसकी प्रशिक्षित सेना, युद्ध कौशल, बहादुर सैनिक। तो आपका इसमें ऑप्शन डी सही हो गया, यानी कि ये सभी कारण थे उसकी जीत के लिए कि जापान ने रूस को पराजित किया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोर्ट्समाउथ की संधि की मध्यस्थता किसने की थी? तो जब जापान और रूस के बीच युद्ध होता है तो युद्ध की समाप्ति के बाद जो संधि होती है वो पोर्ट्समाउथ में ही होती है। तो पोर्ट्समाउथ में इस संधि को जो है मध्यस्थता करने वाला जो नेता था उसका नाम रूजवेल्ट था और रूजवेल्ट जो है उस समय आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत रूस को कौन कौन सी बात माननी पड़ी? तो पोर्ट्समाउथ की जो संधि हुई थी जिसमें रूस पराजित हुआ था उसमें रूस को ये निम्नलिखित बातें माननी पड़ी थी, जैसे कोरिया पर जापान का प्रभुत्व मानना पड़ा था, लवतुंग प्रायद्वीप का जो ठेका है वो भी जापान को देना पड़ा था, फिर मंचूरिया को खाली करने का वचन देना पड़ा था, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 5, 1927 में जापान का प्रधानमंत्री कौन बना जो शक्ति का पुजारी एवं पक्का साम्राज्यवादी था? तो 1927 में जापान का प्रधानमंत्री बनता है बेरेन तनाका। कौन बनता है? बेरेन तनाका, जो आपका शक्ति का पुजारी और पक्का साम्राज्यवादी था। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तनाका पत्र किसने प्रस्तुत किया था? तो तनाका पत्र बेरेन तनाका ने ही प्रस्तुत किया था, जिसमें एक विवरण दिया हुआ था कि कैसे वह एशिया और विश्व के अन्य देशों को जीतेगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रूस 7, मंचूरिया की रेलवे लाइन किस देश को ठेके पर दी गई थी? तो मंचूरिया की रेलवे लाइन जो है आपका रूस को ठेके पर दी गई थी। ओके, किसको दी गई थी? रूस को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जापान द्वारा मंचूरिया को हड़पने के क्या कारण थे? तो जापान द्वारा मंचूरिया को हड़पने की निम्नलिखित कारण थे, जैसे साम्राज्यवादी भावना, जैसे 1905 में उसने जीत हासिल कर लिया था रशिया पर, तो उसके जो साम्राज्यवादी भावना थी उसको बढ़ावा मिला था। फिर आर्थिक कारण भी थे, क्योंकि मंचूरिया जो है मिनरल्स के आधार पर बहुत ही पावरफुल या ज़्यादा संसाधन संपन्न था, और जापान की जनसंख्या भी बढ़ रही थी, तो उनके लिए सेटलमेंट बनाना, घर बनाना और रहने का ठिकाना ढूंढना, इसके लिए भी जापान ने मंचूरिया को प्राप्त करना चाहा, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है यूरोप में फांसीवाद दी अधिनायकवाद का उदय। ठीक है, तो यूरोप में फांसीवादी अधिनायकवाद का उदय चैप्टर से ये निम्नलिखित प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मुसोलिनी का संबंध किस दल से था? तो मुसोलिनी का संबंध सीधे सीधे आपके फासिस्ट दल से था। किससे था? फासिस्ट दल से। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 30,000 फांसीवादी सैनिक 4 समूहों में विभाजित होकर रोम की तरफ कब कूच किए? यहाँ पर रोम नहीं, रोम होगा। तो ये जो है 22 अक्टूबर 1922 को ये जो फांसीवादी सैनिक थे 4 गुटों में विभाजित होकर रोम पर चढ़ाई करने जाते हैं। बाकी की बातें आप देखेंगे आगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं एग्जाम में। तो आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1921 के निर्वाचन में फांसीवादी दल को प्रतिनिधि सभा में कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? तो 1921 में फांसीवादी दल को 35 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। कितने? 35 स्थानों पर। ये अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1922 में जब मुसोलिनी प्रधानमंत्री बना उस समय
इटली का सम्राट कौन था? तो जब मुसोलिनी 1922 में इटली का प्रधानमंत्री बना तो उस समय वहाँ का सम्राट इमैनुअल तृतीय था। कौन था? सम्राट इमैनुअल तृतीय। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री कब बना? मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री आपका बनता है 27 अक्टूबर 1922 को। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फांसीवादियों का विश्वास था। फांसीवादियों का यह विश्वास था कि कभी भी दो या दो से अधिक देशों के बीच मेल मिलाप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग यथार्थवादी विचारक सीधे सीधे मानते हैं कि कोई भी राज्य अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए झगड़ा करता है और उनमें नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के ही आपस में रिलेशन बनता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 आता है, फासिज्म इटली भाषा के किस शब्द से निकला है? तो आपका फासिज्म इटली भाषा के फेसियो शब्द से निकला है। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है, इटालियन भाषा में फेसियो शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इटालियन भाषा में फेसियो शब्द का अर्थ लकड़ी का बंधा हुआ बोझ और कुल्हाड़ी, सॉरी यहाँ पर कुल्हीन लिख दिया गया है, गलत है, यहाँ पर कुल्हाड़ी होगा। आपका ऑप्शन ए सही है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फासीवाद संगठित केंद्रीकृत सत्ताधारी लोकतंत्र है, यह किसका कथन है? तो यह कथन कहने वाला मुसोलिनी था। ठीक है, कौन था? मुसोलिनी था, जो फासीवादी दल का प्रमुख नेता और एक तानाशाह था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 आता है, प्राचीन काल में फेसियो किसका राज्य चिन्ह था? तो प्राचीन काल में फेसियो जो है रोम के जो राज्य हुआ करते थे सम्राट, उनके राज्य चिन्ह था। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से फासीवाद के उदय के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो फासीवाद के उदय के लिए आपके ये निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे, जैसे वर्साय की संधि से इटली को निराश होना, क्योंकि इटली को उसकी क्षतिपूर्ति का उतना हिस्सा नहीं दिया गया था जितना इटली ने आशा किया था। फिर वहाँ पर जनतांत्रिक सरकार जो थी वो भी असफल हो गई थी। फिर इटली में साम्यवादी का प्रभाव बढ़ रहा था, जिससे लोगों में एक शंका थी कि कैसे वो लोग ऐसे ओवरकम करेंगे, कैसे जीतेंगे साम्यवाद से। तो उन्होंने एक अच्छे नेता को ढूंढ रहे थे और जिसका काम इटली की फासीवादी दल के नेता मुसोलिनी ने किया, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 20, मुसोलिनी का नारा क्या था? मुसोलिनी का नारा था व्यवस्था अनुशासन सत्ता। क्या था? व्यवस्था अनुशासन सत्ता, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 21, मुसोलिनी किस देश को आर्थिक सहायता देकर अपने प्रभाव में कर लिया? तो मुसोलिनी ने आर्थिक सहायता अल्बानिया को दिया था और उससे संधि करके अपने में मिला लिया था। फिर आपका क्वेश्चन आता है 22, फ्यूम विवाद किन किन देशों के बीच था? तो फ्यूम विवाद जो है इटली और यूगोस्लाविया के बीच था। किन के बीच था? इटली और यूगोस्लाविया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इटली ने 20 वर्ष की रक्षात्मक संधि किस देश के साथ की थी? तो इटली ने 20 वर्ष की रक्षात्मक संधि अल्बानिया के साथ की थी। किसके साथ? अल्बानिया, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपका ये ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इटली और रूस के बीच जो समझौता हुआ था, संधि हुई थी, वो आपका 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। ओके, तो आपका ये गलत है, बाकी सब सही सुमेलित हैं, ये सब सही सुमेलित हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करें ताकि सभी लोगों का भला हो सके, जो भी हमारे क्लासमेट हैं उनको ये बातें अच्छे से समझ में आए। ओके, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लवर से और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यूपीएससी लवर में आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।